हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो बोहर एटॉमिक मॉडल अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोहर ने जो मॉडल दिया है, जो एटम के बारे में बताया कि एटम अंदर से ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी होता है अभी देखने वाले हैं। उसको आइडिया मिला कहाँ से? तो उसका जो आइडिया था वो उसको मिला स्पेक्ट्रम से। तो स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहा था बड़े ध्यान से, और स्पेक्ट्रम से उसको आइडिया मिला कि एटम अंदर से ऐसा होता है। तो क्या क्या आइडिया मिले, पहले उनको देखते हैं, फिर हम आगे बोहर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो जो बोहर है उसने क्या देखा कि अगर हम कोई एटम ले, ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन अभी उसको नहीं पता कहां पे है। तो ये एक एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर ने देखा कि अगर एटम को अगर हम सिंपली ले ले तो उसका कोई स्पेक्ट्रा ही नहीं बनता है। मतलब अगर इसको हीट ना करे या इसके अंदर से लाइट पास ना करे तो ये कुछ एमिशन करता ही नहीं है, इसके अंदर से कोई रेडिएशन निकलता ही नहीं, इसके अंदर से कोई वेव निकल ही नहीं रही है। तो इसका स्पेक्ट्रा कैसे बनेगा? तो बोहर के दिमाग में आया कि एटम जो होता है उसके अंदर से तो एनर्जी निकलती नहीं है। अब रदरफोर्ड पे आओ एक बार। तो रदरफोर्ड की क्या दिक्कत थी? रदरफोर्ड से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? रदरफोर्ड का कहना था कि ये जो एटम होता है, एटम के अंदर ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमता है और इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे सर्कुलर पाथ में। तो रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी, जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए। अगर एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जाएगी तो कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रा बनेगा, लेकिन वो स्पेक्ट्रा बन ही नहीं रहा था। इससे बोहर को क्या आइडिया लगा कि इलेक्ट्रॉन घूम तो जरूर रहा है लेकिन अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये रदरफोर्ड इस चीज को नहीं बता पाया था। तो बोहर ने क्या बोला कि हाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है लेकिन उसके अंदर से कोई एनर्जी नहीं निकलती। घूमता जरूर है लेकिन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। कैसे पता लगा? स्पेक्ट्रम देखा, कुछ आ ही नहीं रहा था, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकल के आ ही नहीं रही थी। तो इससे बोहर को पता लगा कि इलेक्ट्रॉन है, वो घूम जरूर रहा है लेकिन यहां से कोई रेडिएशन निकल के नहीं आते, ये एनर्जी लूज नहीं करता है, जिंदगी भर ऐसे ही घूमता रहेगा। तो बोहर ने स्टेबिलिटी बता दी, एटम स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट करता ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बोहर को कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? रुक भी तो सकता है। रुक नहीं सकता है। क्यों नहीं रुक सकता है? इसलिए नहीं रुक सकता है, मान लो अगर ये रुक गया तो न्यूक्लियस है, इसको तभी अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रहना है तो इसको लगातार घूमते रहना पड़ेगा। अगर ये घूमेगा तभी तभी यहां पे रुक सकता है, नहीं तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि क्योंकि अगर ये रुक जाए अर्थ तो सन क्या करेगा? इस अर्थ को अपनी तरफ खींच लेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो अर्थ को उसी जगह पे अपनी पोजीशन पर रहना, तो इसको लगातार घूमना पड़ेगा। अगर ये घूम रहा है तभी ये वहां पे रुक सकता है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो पहली चीज कि भाई, एटम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और जब रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, एनर्जी लूज नहीं करते हैं, जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बोहर ने एक्सप्लेन किया, किसकी मदद से? स्पेक्ट्रम की मदद से। तो पहला पॉइंट क्लियर कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा कि जो एटम होते हैं उनका जो स्पेक्ट्रा होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस होता है, मैंने आपको कुछ स्पेक्ट्रा दिखाए थे अलग अलग, तो उसमें कुछ ऐसे लाइन सी दिखती थी, लाइन सी दिखती थी। अब इससे ये जो स्पेक्ट्रा है, एटम का जो स्पेक्ट्रा, अगर उसको हीट करते हैं या फिर उसके अंदर से लाइट गुजारते तो हमेशा कुछ लाइंस दिखते। तो ऐसा क्यों होता है? तो बोहर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो बोहर ने क्या माना तो उसको समझना। पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। अगर मान लो एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? कितने ऑर्बिट्स हो सकते हैं? कितने ऑर्बिट हो सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अब ये ऐसे ही मैंने पूछा आपसे जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये था कि भाई, एटम का जो
एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकंटिन्यूस क्यों होता है, उसमें कुछ लाइंस ही क्यों आती है। तो इसको एक्सप्लेन करना था बोहर को। तो बोहर क्या बोलता है कि एटम अपने अंदर से एनर्जी कब रेडिएट करेगा, कब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो बोहर ने एक अजम्पशन लगाया कि भाई इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, और जब ये अगर ये मूवमेंट करेगा, अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तब तो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, तो दूसरा क्या तरीका है इसके मूवमेंट की, जो ये अपनी अपनी एनर्जी निकाले या इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकले। तो दूसरा एक और तरीका है कि इलेक्ट्रॉन मूव करे। अब ऐसे तो मूव कर रहा है लेकिन एनर्जी नहीं निकल रही, तो दूसरा एक तरीका हो सकता है कि ये कहीं आगे जाए, किसी दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाए। तो बोहर ने एक अजम्पशन लगाई। बोहर ने क्या सोचा कि इलेक्ट्रॉन पक्का है ना, अपने ऑर्बिट से कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है और उसकी मदद से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। ये बोहर की अजम्पशन थी, ये उसने सोचा और ये बात बाद में सच हो गई। ये पहले वो अज्यूम कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट चेंज करता है उस दौरान वो एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, रुको 2 मिनट रुको बस। अब सुनना मेरी बात। अब इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है, तो अगर इसको एमिशन करना है, एनर्जी रेडिएट करनी है, तो इसको अपना ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा। अगर ये यहां पे आया तो एनर्जी निकल के आएगी। ठीक है, अगर ये यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, हायर एनर्जी है वहां पे। क्यों होती है हायर एनर्जी, एक्सप्लेन करूंगा यार। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास जितना जाता है उतनी एनर्जी कम होती है, न्यूक्लियस से जितना दूर जाता है एनर्जी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे कुछ है, अगर यहां से यहां जाएगा लोअर ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। समझ में आ रही है बात। तो बोहर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एमिट करता है, और जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ बढ़ता है तो एनर्जी को एमिट करता है। इसलिए 2 स्पेक्ट्रा थे। कौन कौन से, एक एमिशन स्पेक्ट्रा, तो एमिशन स्पेक्ट्रा में वो लाइट रेडिएट करता है, एमिट करता है। कैसे करता है, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या करता है, वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एब्जॉर्ब करके क्या करता है, वो लोअर से हायर ऑर्बिट में पहुंचता है। क्लियर है बात। अब सुनना, अब वो जो स्पेक्ट्रा बन रहा है उसमें कुछ ही लाइंस आ रही है, बहुत सारी लाइंस, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं बन रहा है, डिसकंटिन्यूस बन रहा है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया, तो बोहर ने बोला कि भाई यहाँ पे स्पेक्ट्रम, यहाँ पे ये जो ऑर्बिट्स है ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही जाता है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन हर जगह जा पाता, हर जगह जितने भी ऑर्बिट है हर जगह, तो सारे कलर की या सारी वेवलेंथ वो रेडिएट करता, लेकिन सारी वेवलेंथ वो रेडिएट नहीं करता है, कुछ ही लाइंस वो एमिट करता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं जा सकता, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही वो अलाउड है उसका जाना। समझ में आई बात। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं जा पाता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही वो ट्रांजिशन कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह, हर जगह पे नहीं जा पाता है, कुछ पर्टिकुलर जगह जहां पे वो जा पाता है। समझ में आई बात। ये 2 मेन पॉइंट थे जिसकी वजह से उसने अपना मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, तो बोहर मॉडल में हमें क्या पढ़ना है पहले मैं बता देता हूं, अब धीरे धीरे हम बोहर मॉडल की तरफ आ रहे। तो मैंने पहले आपको आइडिया दिया कि बोहर को ये सारी चीजें कैसे पता लगी एटम के बारे में, तो स्पेक्ट्रम की मदद से। तो ये जो बोहर मॉडल है, इसमें अपन को पहली चीज पढ़नी है भाई पोस्टुलेट, उसने क्या क्या अज्यूम किया, पोस्टुलेट्स या अजम्पशन। कोई भी मॉडल दिया जाता है, कुछ भी हम थ्योरी लेके आते हैं तो उसमें कुछ अज्यूम करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा, है ना। तो पोस्टुलेट्स हैं, बोहर ने कुछ अज्यूम किया था, उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इन पोस्टुलेट के मदद से उसने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए, तो वो डेरिवेशन है, और वो फॉर्मूले फिर उसने अप्लाई करे, और अप्लाई करके उसने ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये रेड कलर ही क्यों दिखता है, इसमें ब्लू कलर ही क्यों दिखता है, और अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसलिए मॉडल को हम पढ़ते हैं, इसलिए सक्सेसफुल मॉडल है। इसलिए आज भी आप क्लास 10 से पहले बोहर मॉडल को पढ़ते हो, क्योंकि बहुत सही है। ठीक है, तो इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, और इसकी कुछ लिमिटेशन होती है, ये मतलब हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे लास्ट में। एक्सप्लेनेशन में हम स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बोहर मॉडल में अपन को ये 4 चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोस्टुलेट से। तो हेडिंग डालते हैं बोहर्स मॉडल
ऑफ एटम, आप भी डाल लीजिए हेडिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोस्टुलेट्स की। एक मिनट दो बस, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब अजम्पशन, इसकी क्या क्या अजम्पशन थी। तो पहली अजम्पशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही करता है। वो हर एक ऑर्बिट्स में, किसी भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं पाया जाएगा, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही पाया जाएगा। ऑर्बिट तो इनफाइनाइट है लेकिन हर जगह नहीं पाया जाता, वो कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमता है। ये उसकी पहली अजम्पशन थी। कैसे पता लगा उसको, वो स्पेक्ट्रम होता है एटम का, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उससे उसको आइडिया लगा। तो बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस only in certain orbits, और इन ऑर्बिट्स को हम एक नाम देते हैं, इनको बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। ऑर्बिट तो बहुत सारे, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन ऑर्बिट नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। पहला पॉइंट क्लियर, आई होप आपको क्लियर है। कैसे पता लगा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट उसका ये था कि जब वो इन ऑर्बिट्स में घूमता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। कैसे पता लगा, स्पेक्ट्रम देखा, कुछ निकल के ही नहीं आ रहा है एटम के अंदर से, तो इससे आइडिया लगा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ऑर्बिट्स में तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। तो अगला पॉइंट क्या, वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन does not radiate एनर्जी और लूज एनर्जी। ये पॉइंट भी क्लियर है ना। अगर वो रेडिएट करता तो हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता, कुछ ना कुछ उसका स्पेक्ट्रम होता, लेकिन वो है ही नहीं। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। और तीसरा पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है ये, एमिशन। स्पेक्ट्रम तो हम लेते हैं तो एमिट तो करता है, लेकिन कब करता है वो क्वेश्चन है। जब घूमता है तब नहीं करता। एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, एनर्जी है ना। एमिशन एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टेक प्लेस दिख रहा है आपको, यस, टेक प्लेस when an electron jumps from one stationary orbit to another। ये पॉइंट क्लियर है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एक मिनट के लिए बस देखना। मान लो ये न्यूक्लियस है और इसकी चारों तरफ ऑर्बिट तो बहुत सारे, मैं उनको नहीं दिखा रहा हूं, बस जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उन्हीं ऑर्बिट्स को दिखा रहा हूं। इनके बीच में बहुत सारे ऑर्बिट है। पाथ मतलब यार, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता है ना। तो यहाँ पे भी पाथ तो है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं है, घूमता नहीं है, बस यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो मैं बस स्टेशनरी ऑर्बिट्स को दिखा रहा हूँ जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, जहां इलेक्ट्रॉन अलाउड है जाना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सही है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए, यहाँ पे एनर्जी कम होती है, एनर्जी ज्यादा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ती जाती है। हम ड्राइव करेंगे यार, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी ज्यादा है, यहाँ एनर्जी और ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कैसे एनर्जी ले, अगर हम इसके अंदर से लाइट पास कर दे तो लाइट पास करने से क्या होता है, लाइट पास करने से ये उस लाइट में से कुछ
कुछ वेवलेंथ, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करके जहां जाना चाहता है, मतलब अगर इसका यहां जाने का मन है तो यहां से यहां लगने वाली एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ ज्यादा है, तो जितनी भी एनर्जी चाहिए उस कलर के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पहुंच जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ जाता है। सही है। अब मान लो मैंने ये दोबारा से केस लेता हूं, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, अब मैंने इसको, अरे यार सॉरी, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, अब मैंने इसको गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होता है, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां भाग जाता है। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, पहले यहां पे था, यहां से यहां पहुंचे एक्साइटेड स्टेट में। कब जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, अपने आप नहीं जाता है, इसको एनर्जी देनी पड़ती है, इसको गर्म करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, तब वहां पहुंचता है। तो मान लो यहां पे पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी स्टेट है, ज्यादा एनर्जी है वहां पे इलेक्ट्रॉन की, और कोई भी चीज हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करती है। तो इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहता है, जहां से आया था वहीं वापस जाना चाहता है। जब ये यहां से वापस यहां पे आएगा तो इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालेगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, और वही हमें स्पेक्ट्रम दिखाता है। क्लियर है सभी को। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन और एब्जॉर्प्शन कब करता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन कब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जब वो अपने ऑर्बिट्स को चेंज करता है। नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी उसको चाहिए रहेगी, वो एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी कम करनी है। सही है बात। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसको घूमने के लिए वहां पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है भाई, क्यों घूम रहा है, घूम कैसे रहा है, तो कुछ फोर्स होना चाहिए तभी वो चीज घूम सकती है, नहीं तो घूम नहीं सकती। जैसे अर्थ है, सन के चारों तरफ घूम पा रही है, क्यों, क्योंकि कोई चीज उसको खींचती है। कौन खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। ठीक है। जैसे आप किसी पत्थर को ऐसे घुमाते हो रस्सी से बांध के, तो वहां टेंशन होती है, अगर टेंशन हटा दो वहां से तो पत्थर बाहर जाके गिरे, पत्थर घूम ही नहीं सकता अगर टेंशन ही नहीं है। ठीक है। तो किसी चीज को घुमाना है तो कुछ उसको खींचने वाला होना चाहिए। ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींचता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींचता है, उसकी वजह से घूम रहा है, तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको खींच रहा है तो इसके पास आ जाना चाहिए, पास आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई चीज घूमने लगती है तो एक और फोर्स बाहर की तरफ लगने लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहां पे इसके चारों तरफ घूमना है तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर जब तक ये फोर्स बैलेंस है तब तक ये इस ऑर्बिट में घूमेगा, अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं है, अगर ये ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, अगर ये कम हुआ, ये ज्यादा हो गया तो बाहर भाग जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट्स में घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है, वो बैलेंस होते हैं तभी वो घूम पाता है। ठीक है। अगली चीज, अगला पॉइंट क्या है, टू रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on electron due to nucleus should be equal to किसके, equal to centrifugal force on the electron। सही है बात, समझ में आ रही है बात। अब इस चीज को मैं थोड़ा इसके फॉर्मूले लिख देता हूं। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है mv²/r। इसका फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हो। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक होता है जो चार्जेस के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले इसको समझा देता हूं क्या होता है। तो अभी आपका इलेक्ट्रोस्टैट चला हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में का एक फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं पता तो आप बुक्स खोल के देख लेना, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर वो इलेक्ट्रोस्टैट है, तो उसमें
अगर दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अगर r डिस्टेंस, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो लगता है k, कांस्टेंट है, Q1 इस पे चार्ज और Q2 इस पे चार्ज, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है किसके ऊपर, एक न्यूक्लियस है मेरा और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनके बीच में मान लेते आर डिस्टेंस है, जहां पे घूम रहा है उस ऑर्बिट का डिस्टेंस आर है, रेडियस आर है। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है लेकिन कितना पॉजिटिव चार्ज, तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, और एक प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है मुझे पता है, एक प्रोटॉन पे होता है ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, बस साइन का डिफरेंस रहता है। तो इसके एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है। अब जरूर थोड़ा न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन हो, हाइड्रोजन के अंदर एक होता है, हीलियम के अंदर 2 होते हैं, लिथियम के अंदर 3 होते हैं, बेरिलियम के अंदर 4, बोरोन के अंदर 5, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स के बारे में हमें कैसे पता लगेगा, तो जो उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा वही हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा कि उस न्यूक्लियस के अंदर कितने, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है। तो मुझे नहीं पता है किस चीज का एटम है, तो मैं बोलूंगा जिस चीज का भी एटम होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उतने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है वो आ जाएगा। तो ये चार्ज आ गया किस पे, न्यूक्लियस पे। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, के Q1 कितना, जेड ई, ये इस पे चार्ज है, मल्टीप्लाई बाय Q2, उस पे कितना चार्ज है, ई अपॉन आर का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, वापिस आते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बैलेंस। ठीक है, तो अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, आर क्या है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसका हम बहुत यूज करने वाले हैं आगे कुछ डेरिवेशन में, तो इसी का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना है ना, रटना नहीं, समझना। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। ये क्या बोलता है, ये थोड़ा कम समझ में आएगा, इसको मैं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको इस लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। अभी अभी मे भी आपको समझ में ना आए। तो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या, ये बोलना चाहता है जो mvr है इसकी वैल्यू h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होगी। मतलब 1 h अपॉन 2 पाई, 2 h अपॉन 2 पाई, 3 h अपॉन 2 पाई। तो मतलब mvr की जो भी वैल्यू रहेगी, एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम पता है mv, उसके साथ r से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। जो mv होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम, mvr है अपना एंगुलर मोमेंटम। तो जो ये एंगुलर मोमेंटम होता है इसकी वैल्यू h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में रहती है। मल्टीपल मतलब या तो एक, तो इसका इसके आगे कुछ ना कुछ रहेगा, 1 2 3 इसके मल्टीपल में रहेगी। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पोस्टुलेट्स, बोहर की पोस्टुलेट्स थे। इसके बाद हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। एक बार पानी पी लेता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और डेरिवेशन अब हम करते हैं। तो डेरिवेशंस कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए हुए हैं बोर्स ने, तो उन डेरिवेशन को देखेंगे कैसे उसने ड्राइव किए। तो पहली डेरिवेशन है वो है फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कैसे निकाली रेडियस बोहर ने ये सब कुछ किया, और आपको ये भी बता दिया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है बिना देखे कैलकुलेशन करके कुछ अज्यूम किया, उसके बेस पे उसने ये कैलकुलेट करके आपको ये बता दिया कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतना दूर। कितनी बड़ी बात है, और वो बात सही भी है। ठीक है, मतलब जो उसने बताया वो सही भी हो गई। कैसे,
तो देखिए बहुत सिंपल से, साइंटिस्ट लोग होते हैं सिंपल सोचते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो पहली अजम्पशन क्या थी, उसने उन फॉर्मूले का यूज किया। तो पहली अजम्पशन ये थी, मतलब ये जो फोर्थ अजम्पशन थी वो ये थी कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किसके इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सही है क्या बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, अपन ने निकाला था के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, क्या कट रहा है, आर से आर कट रहा है, और आगे की जो चीजें हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो मैं यहां से वी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल के लेके आऊंगा। वी स्क्वेयर कितना है, के वी स्क्वेयर ये रखता हूं, एम को यहां ले आता हूं, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन एम आर। ये मेरा वी स्क्वेयर आ गया, ये पहली इक्वेशन बनी मेरी, ठीक है, वी स्क्वेयर की। समझ में आ रही है बात। अब मेरे पास एक और इक्वेशन है, आपको याद है एम वी आर एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होता है किसके, एच अपॉन 2 पाई के। अब मैं वी स्क्वायर यहां से भी निकालता हूं क्योंकि दोनों चीजें करेक्ट है, तो मैं दोनों से वी स्क्वायर निकालता हूं, दोनों को कोरिलेट करता हूं। क्यों कर रहा हूं आपको पता लग जाएगा अभी। तो वी कितना आएगा मेरा यहां से, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। सही है, वी यहीं पे रखा, एम आर को यहां पे भेज दिया। अब मुझे निकालना है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कितना बन जाता है मेरा, इसका स्क्वायर कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को कोरिलेट कर देता हूं, वी स्क्वायर को इक्वेट कर देता हूं। तो इक्वेट करूंगा तो इसको थोड़ा छोटा करके करता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इन दो वी स्क्वायर को मैं कोरिलेट करूंगा, तो वी स्क्वायर पहले वाला कितना है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। यहां पे देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है बात। अब जो कट रहा है उसको काटने की कोशिश करता हूं, तो क्या कट रहा है, एम से एम कटा, आर से आर कटा। सही है। अब इसमें जो आर है उसको मैं बाहर निकाल के ले आता हूं। ये सारी चीज मैं इसलिए कर रहा हूं, वी स्क्वायर को मैंने इसलिए कोरिलेट किया ताकि मैं आर निकाल सकूं। मुझे रेडियस चाहिए, आर क्या है, रेडियस मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस। तो आर निकालो तो आर कितना आएगा, आर पे फोकस करते हैं, बस आर पे ध्यान दीजिए। आर में निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो आर को ले जाता हूं वहां पे, बाकी सारी चीजों को नीचे। तो आर बनेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या है 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, और के जेड ई स्क्वायर। क्लियर है सभी को। ये आर का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा, बहुत बेकार सा फॉर्मूला है, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, जो चीजें कांस्टेंट है उनको एक तरफ रखते हैं और जो वेरिएबल्स है उनको दूसरी तरफ रखते हैं, तो अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो आपको पता है एच की वैल्यू कांस्टेंट है, एच अपना क्या रहता है, कांस्टेंट पता है, 6.626 इंटू 10⁻34। तो एच कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट 3.14। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। के कांस्टेंट है 9 इंटू 10⁹। जेड, जेड एटॉमिक नंबर, क्या ये कांस्टेंट है, हर एक एटम के लिए अलग अलग होता है, कांस्टेंट तो नहीं होता, तो जेड तो बदलेगा। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कभी बदलता है क्या, कोई भी एटम रहने तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो जो चीजें कांस्टेंट है उनको एक तरफ लेके आ रहा हूं, तो आर की वैल्यू मैं लिख करता हूं, आर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर, एम कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई स्क्वेयर कांस्टेंट है। इनको एक तरफ रखा, बाकी चीजों को उस तरफ करता हूं। बाकी चीज कौन बची, ऊपर कौन बचा, एन स्क्वेयर बचा, ठीक है, और नीचे कौन बचा, एक ये जेड बचा। ये जो चीज है अगर हम इसको हम कुछ मान ले तो आर बनता है ए नोट एन स्क्वेयर अपॉन जेड। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैंने ए नोट मान ली। और ए नोट की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो, हमें करने की जरूरत नहीं है, लोग करते हैं, ठीक है। तो ए नोट कितना आता है, ए नोट आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये ए नोट की वैल्यू आ गई। तो आपसे अगर कोई पूछे कि भाई
हाइड्रोजन एटम में फोर्थ ऑर्बिट की आप मुझे रेडियस बता दो, तो आप क्या करोगे, ए नोट की वैल्यू रखोगे, एन कितना रखना है, कौन से ऑर्बिट की बता रहा है, फोर्थ ऑर्बिट के, है ना, तो एन रख दो 4 और जेड कितना 1। हाइड्रोजन के लिए एच की वैल्यू जेड की वैल्यू कितनी रहेगी 1। ये आ गई अपनी रेडियस। अब आगे चीजों की तरफ बढ़ते हैं, अगली डेरिवेशन करते हैं। ये रेडियस का फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से लिखना, इसको समझना, काफी यूज होगा इस फॉर्मूले का, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसके बेस पे। अब आगे चलते हैं, दूसरी डेरिवेशन करते हैं। सेकंड डेरिवेशन है अपनी, वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अब निकालने की कोशिश करेंगे। तो अपन को ये पता है mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, r तो अपन को पता लग गया है ना, v निकालना है, तो v कैसे निकालेंगे, NH 2 पाई mr, और r की वैल्यू पता है कितनी है, r a नॉट n स्क्वेयर अपॉन z। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो r की, तो देखिए क्या आता है, r इज इक्वल टू NH 2 पाई m, और r कितना है a नॉट n स्क्वेयर, और z पहुंच गया ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई। n से n काटेंगे, n से n, एक n से एक n कटा, देखो क्या बचा, और उसमें भी जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ, जो वेरिएबल है उनको एक तरफ, तो क्या बचा मेरे सामने, ऊपर h कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, a नॉट कांस्टेंट है, बचा क्या फिर, z अपॉन नीचे बचा n। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं, हम नहीं निकालते, लोग निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये z अपॉन n। इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में। ठीक है, क्लियर है, ये वेलोसिटी आ गई इलेक्ट्रॉन की। अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो, इसका इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। क्लियर है, दो चीज हो गई, एक तीसरी चीज और है, उसको और देख लेते हैं आज के लिए, फिर और कल देखेंगे। बोहर मॉडल्स के सबसे मेन बोहर मॉडल है, यहां से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, एक बोहर मॉडल और एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अगर हम नीट के सिलेबस में देखें, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी सिलेबस देखें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पीछे वाले मॉडल हैं, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, वो तो किसी ने एक्सेप्ट किए ही नहीं, तो इसलिए वहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोहर मॉडल तो भर भर के क्वेश्चन पूछेगा इससे, है ना, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने के लिए। तो ये दो डेरिवेशन होगी। अब तीसरे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा डेरिवेशन है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी निकालनी टोटल, टोटल मतलब दोनों एनर्जी आती है उसमें, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। तो अब मैं निकालने जाऊंगा टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी टी से डिनोट कर रहा हूं, इसमें आएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो होती है हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो अभी आपने ये पढ़ा नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं बताता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ोगे, अगर अभी नहीं जानते हो तो आप बुक्स खोल के देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है -k Q1 Q2 R। फोर्स में माइनस नहीं होता, R² होता है, यहाँ पे -k Q1 Q2 R। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूक्लियस के लिए। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज, इस पे कितना चार्ज, जेड ई चार्ज, तो रखते हैं -k Z(E²) R। ये अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, इसको हम वहां पे रखेंगे। चलिए पीछे चलते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, -k Z(E²) R। ठीक है, अब इनको प्लस माइनस कर नहीं सकते क्योंकि इसकी यूनिट अलग है, मतलब यूनिट बोल रहा हूं यार, यूनिट नहीं, यूनिट तो सेम है। हम इनको प्लस माइनस इसलिए नहीं कर पा रहे, कुछ कॉमन निकल के आ ही नहीं रहा यार, यहाँ मास है, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ जेड ई कुछ कुछ आ रहा है। तो हम क्या करना चाहेंगे, इसको इसकी टर्म्स में लेके आ सकते हैं। कैसे लेके आएंगे भाई, देखो आपको ये पता है mv² अपॉन R कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कौन सा फोर्स? ये कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। काटो जो कट रहा है, आर से आर कटा, एमवी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। एमवी स्क्वायर की वैल्यू कितने? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये बड़ी मस्त चीज आ गई, ये आसान आसान हो गया हमारा काम। तो हम एमवी स्क्वायर की जगह 1/2 ऐसे ही रखते हैं और एमवी स्क्वायर की जगह रख देते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब हमारे लिए आसानी हो गई है। कैसे आसानी हो गई है? अब हम कॉमन ले सकते हैं, चीजों को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस करते हैं भाई, कैसे करें? तो क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारे सामने? कॉमन आ रहा है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? यहाँ पे बचा 1/2 और अंदर बचा -1। तो एनर्जी माइनस में आ रही है, यस, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये आ गई मेरी टोटल एनर्जी। सही है क्या बात? सही है बात? ये मेरी टोटल एनर्जी आ गई। अच्छा, कई बार है ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, यहाँ पे इन दोनों। अरे यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ बताओगे? यहाँ पे हाफ आने वाला था, वो हाफ तो हम मिस कर ही गए। हाफ तो आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये बता दो यार आप। तो रिलेशन हम बता देते हैं। कैसे बताएंगे? तो अपन को पता है जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? पोटेंशियल एनर्जी ये है, इनमें सब कुछ तो सेम है, बस 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई टोटल एनर्जी 1/2 अलग कर देता हूं, माइनस तो दोनों में है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये एक रिलेशन है, कई बार ऐसे पूछ लेता है मजे मजे में। ठीक है, एक और चीज फिर पूछेगा कि भाई टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो कितनी है? काइनेटिक हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और ये भी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। दोनों तो एक जैसे से है, बस किसका डिफरेंस है? माइनस का। तो आप लिख सकते हो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ऐसे ही पूछ सकते हैं लोग आपसे, इसलिए मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा टोटल एनर्जी पे फिर से फोकस करते हैं। व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन, बोलो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। यही थी, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो। माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं, r की वैल्यू मुझे पता है, तो r की वैल्यू मैं यहां लिखने जाऊंगा। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर, और r होता है, कितना होता है याद दिलाऊं आपको? ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ए नॉट आया मेरा नीचे, एन भी आ गया नीचे, एन स्क्वायर भी आया नीचे, और जेड पहुंच गया ऊपर। तो क्या बचा? माइनस के ई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, अपॉन 2 ए नोट। समझ में आ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? अलग अलग करने की कोशिश कर रहा हूं। जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है सारी चीजें, तो इनको अलग कर दिया। और अगर हम इसकी वैल्यू निकाले, हमें तो निकालने की जरूरत नहीं है, लोग निकालेंगे, और इसकी वैल्यू आती है माइनस ऐसा कैसा, ये जो अंदर वाली चीज है, ये जो ये वाली चीज है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2.18 इंटू 18 है, तो पावर में भी 18 माइनस 18। ठीक है, जूल कमी एनर्जी रहेगी। अब जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है जूल में। एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आपसे पूछ सकता है। तो टोटल एनर्जी अगर अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो वो होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों, ध्यान से समझ के लिखना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपके लिए, बस फिर लास्ट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बस ये बताना चाहता हूं मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी की यूनिट है, वर्क की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, दोनों की यूनिट तो सेम है, तो जूल। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाना है, तो यहाँ पे जो वर्क होता है वो बहुत कम होता है, छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा।
तो उसका जो वर्क होता है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। और उस वर्क को मेजर करने के लिए अपन को छोटी यूनिट चाहिए, तो जूल है वो बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सामने। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी चीजों का वर्क निकालने के लिए, चार्ज वगैरह का वर्क निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 10 की पावर -19 जूल, इसके इक्वल होता है।